अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 41। ये सब कुछ तो मुझे मालूम है, मैंने कहा। मैं महज याद दहानी के तौर पर बताता हूँ। वो मुस्कुराया और इब्तिदा से असल मौजू पर आ रहा हूँ। तुम्हें ये भी मालूम होगा कि इस तंजीम का निज़ाम बिल्कुल उसी तरह चलता है जिस तरह हुकूमत बरतानिया का निज़ाम उस वक्त चलता था जब उसकी सल्तनत पर सूरज गुरूब नहीं होता था, यानी दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक न जाने कितने ममालिक पर उसकी अमलदारी थी। माफिया की भी जहाँ जहाँ अमलदारी है वहाँ उसके हाथों बिके हुए पुलिस अफसरान, जज, सियासतदान और इंतज़ामिया के ओहदेदार लोगों का तो कोई शुमार ही नहीं। बाकायदा कारकुनों के अलावा हर इलाके का इंतज़ाम चलाने के लिए एक बहुत ही मजबूत किस्म का ख़ानदान मुकर्रर किया जाता है जिसका कोई ख़ास नाम नहीं हुआ करता। उसे बस फैमिली कहा जाता है। फैमिली ही में से एक शख्स माफिया को इलाकाई तौर पर कानूनी हिकमत अमली के मुताबिक चलाता है। उस शख्स का भी बज़ाहिर कोई ख़ास ओहदा नज़र नहीं आता, उसे बस काउंसलर कहा जाता है। बज़ाहिर फैमिली बड़ी इज़्ज़त व आबरू की ज़िंदगी बसर करती है और उनसे ज़्यादा हलीमुत्तबा और कानून की पाबंद कोई तंजीम नज़र नहीं आती। ये भी बात मुझे मालूम है, मैंने उसे जताना चाहा। नई बात मैं तुम्हें अब बताने जाता हूँ, एहसान मिर्ज़ा ने कहा और तिपाही के करीब आकर अपने लिए नया जाम तैयार करना शुरू कर दिया। नई बात तो ये है कि हिंदुस्तान में भी इस फैमिली का तकर्रुर कर लिया गया है। नहीं, मैं उछल पड़ा, ये कैसे मुमकिन है? 7 समंदर पार भी? बरतानवी सरकार भी 7 समंदर पार और न जाने किन किन सहराओं के पार और तारीख दुनिया यानी बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के भी जाने किन किन दूर उफ्तादा गोशों में अपने ज़ेरे नगी मुल्कों का निज़ाम चलाया करती थी। एहसान मिर्ज़ा ने मेरी बात काट कर कहा और जाम तैयार करके एक बार फिर टहलने वाले अंदाज में कमरे में चक्कर लगाने लगा। इसीलिए माफिया जैसी तंजीम के लिए भी यहाँ फैमिली का तकर्रुर कर देना कोई मुश्किल काम तो नहीं। जिस तरह अंग्रेज हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया समझकर दौड़ा चला आया था, इसी तरह माफिया को भी अपने नुक्ता नज़र से ये मुल्क सोने की चिड़िया ही लगा होगा ना। और उसने देखा होगा कि जुर्म के फरोग के लिए यहाँ की फिजा बड़ी साजगार और ज़मीन बहुत जरखेज है, इसीलिए उसके पंजे यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मसला तो ये है कि फैमिली का सबसे पहला काम ये होता है कि सबसे पहले वो उन लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दे जो जराइम की दुनिया में उसकी बराबरी कर सकते हों या उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सकते हों। कानूनी इदारों को हमवार करने की तरफ वो बाद में तवज्जो दिया करती है, पहले उन लोगों पर हाथ डालती है। इस हिकमत अमली के मुताबिक फैमिली की नज़र सबसे पहले तुम पर पड़ी है। मैंने अपना ख्याल जाहिर करते हुए उसे जताना चाहा। तुम बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल सही, एहसान मिर्ज़ा बोला। मेरी सल्तनत पर बड़े भरपूर अंदाज में चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। मेरे बेहतरीन आदमियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, मेरा माल लूटा जाता है, मेरी बोट्स डुबो दी जाती हैं। मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो माफिया की दहशत से मुल्क छोड़कर भाग चुका होता, लेकिन मैं डटा हुआ हूँ और आखिरी दम तक डटा रहूंगा। इसी मुखालफत के सिलसिले में तसादुम के जो वाक़यात कानूनी इदारों के इल्म में आए हैं, उनमें उनका किरदार किसी कदर लाताल्लुकी जैसा ही है। हुकूमत को तो ये भी मालूम नहीं हो सका कि दूसरी कुव्वत को दर हकीकत माफिया की पुश्तपनाही हासिल है। वो इस तमाम किस्से को महज कोई दूसरा ग्रोह समझती है और अंदर ही अंदर खुश है कि चलो इस तरह 2 बड़े ग्रोहों को आपस में टकरा टकरा कर वो ख़त्म कर देगी। मेरे मसाइल बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं। माली और जानी नुकसान तो जो हो रहा है सो हो रहा, लेकिन इससे भी बड़ा मसला तो ये है कि कारकुनों में अब खौफ व हिरास फैल चुका है और उनमें बददिली मैं देख रहा हूँ। लेकिन तुम अपनी जिस ताकत और हैबत का नक्शा खींचते रहे हो ना, उसकी मुनासबत से तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम फैमिली पर बराह रास्त चढ़ दौड़ो ना, उसकी ईंट से ईंट बजा दो, मरवा दो सबको। तुम्हारे लिए कोई काम मुश्किल तो नहीं। यहाँ आकर तो मसले की तान टूटती है, यही तो काम है। एहसान मिर्ज़ा ने एक तवील आह भरकर कहा। एक तो माफिया ने फैमिली का तकर्रुर इतना सोच समझकर किया है कि दाद देने को जी चाहता है मेरा।
बल्कि ऐसा मालूम होता है कि कुदरत ने उस फैमिली को पैदा ही शायद इस मकसद के लिए किया था। किसी ज़माने में वो बेशुमार ताकतवर और मजबूत फैमिली रही है। पूरी एक रियासत का निज़ाम उसके सरबराह के हाथ में दे रखा है उन्होंने, और किरदार के एतबार से वो पूरी तरह माफिया के मतलब का आदमी निकला था। मैं भी बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन उसकी तो शायद पिछली 7 पुश्तों में भी कोई अच्छाई किसी को छूकर नहीं गुजरी। बहरहाल मेरे लिए ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं कि फैमिली बहुत ताकतवर है और उसके पीछे माफिया भी उतना ही ताकतवर। मैं इसके बावजूद चिढ़कर शायद कुछ न कुछ कर गुजरता, लेकिन फैमिली सिर्फ ताकतवर ही नहीं बला की मक्कार भी है। उसे मेरी कुव्वत का अंदाज़ा था, लिहाजा अमली तौर पर मैदान जंग गर्म करने से पहले उसने बाज़ ज़रूरी इंतजामात भी मुकम्मल कर रखे थे और तरक्की याफ्ता ममालिक में सरगर्म अमल माफिया की फैमिलीज़ के बरक्स ये फैमिली एक तरह से अंडरग्राउंड चली गई। कहलाने को तो ये फैमिली ही कहलाती है, लेकिन दर हकीकत ये सिर्फ 2 बाप बेटा हैं। मैं उन दोनों को उस वक्त से अच्छी तरह से जानता हूँ जब उन्हें फैमिली का एजाज़ नहीं मिला था, लेकिन कुछ अरसा पहले ये दोनों मेरी नज़रों से यूं ओझल हो गए गोया इस दुनिया में थे ही नहीं। अब मुझे ये सब कुछ मालूम हुआ कि माफिया की फैमिली कौन सी है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो कहाँ छुपे हैं। मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनका जो आदमी भी हमारे हाथ लगा उस पर तशद्दुद करके कुछ मालूम करने की कोशिश अब तक बेसूद ही रही है। माफिया के निज़ाम में इस किस्म के सकम की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। अलबत्ता माफिया की तरफ से मुझे पैगाम मिल चुका है कि मुझे तबाह व बर्बाद करके एक रोज़ सीमेंट के पाइप में लिटाकर दोनों तरफ कंक्रीट भर के समंदर में ज़रूर फेंक दिया जाएगा। अगर मैं अमेरिका में होता तो अब तक ऐसा किया भी जा चुका होता। बहरहाल मुझे अपने अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरी सल्तनत बिखरने और मेरे ठिकाने लग जाने के बाद फैमिली मंजर आम पर ज़रूर आ जाएगी, इत्मीनान से हुकूमत करेगी और माफिया के पांव हिंदुस्तान में भी खूब मजबूत हो जाएंगे। आखिर वो फैमिली है कौन सी? मैंने पूछा। नवाब शराफत अली खान और उसका सबसे बड़ा बेटा। एहसान मिर्जा ने हवा में किसी गैर मरई चीज को देखते हुए सरगोशी की। नवाब शराफत अली खान। मेरे हलक से सरसराती हुई आवाज निकली और मैं बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। मुझे एहसास हुआ कि एहसान मिर्जा मुझे अजीब सी नजरों से देखता है। जाहिर है उसे मुझसे इस किस्म के रद्द-ए-अमल की तवक्को बिल्कुल न थी, क्योंकि उसके ख्याल में मैं किसी भी बात पर हैरान या खौफजदा होने वाला इंसान बिल्कुल न था। और फिर उसकी तवक्को के मुताबिक तो नवाब शराफत अली का नाम मेरे लिए कुछ अजनबी होना चाहिए था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये नाम तो मेरे लिए क्या मानी रखता है। वो नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं। ताहम मैंने हत्तुल इम्कान फुर्ती से दोबारा बैठते हुए पूछा, क्या नाम बताया था तुमने? नवाब शराफत अली खान। एहसान मिर्जा ने दोबारा दोहराया। ओह, मैंने मसनूई इत्मीनान का इजहार करते हुए एक गहरी सांस ली। मैं समझा था कि तुमने नवाब सलामत अली का नाम लिया, इसीलिए मुझे हैरत हुई, क्योंकि नवाब सलामत अली मेरे एक दोस्त के वालिद थे, लेकिन वो तो बहुत शरीफ और नेक इंसान थे, और वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही हैरान हुआ था। ओह, एहसान मिर्ज़ा खुशदिली से मुस्कुराया। मैंने अपने तासुरात पर बहुत जल्दी काबू पा लिया था, वरना वो चौंक ही गया था। जब से मैंने अपने जज्बात और एहसासात पर काबू रखने की मशक शुरू की थी, ये पहला मौका था कि मेरा रद्द-ए-अमल इतना वाज़ेह हो गया था। बहरहाल बात तो बन ही गई थी, अब सोचने से क्या फ़ायदा था। मैंने जहन पर जोर देते हुए अदाकारी करते हुए कहा, वैसे मैं गायबाना तौर पर नवाब शराफत अली को भी जानता हूँ, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक वो बहुत बड़ा नवाब है, बहुत बड़ी जागीर का मालिक है, बेपनाह दौलत है उसके पास। उसे भला माफिया का आलाकार बनने की क्या ज़रूरत पेश आई थी? तुम्हारा ये सवाल बड़ा अहम है और मुझे कदरे तफसील से इस बात का जवाब देना पड़ेगा, ताकि पस मंज़र तुम्हारे जहन में बिल्कुल महफूज रहे। एहसान मिर्ज़ा ने जाम से एक बहुत बड़ा घूंट भरने के बाद ग्लास तिपाई पर रखते हुए कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि नवाब शराफत अली जितना बड़ा ज़मींदार है, या यूं कहो कि जितना बड़ा ज़मींदार था, उतना ही बड़ा उसका ख़ानदान भी है। उसकी गैर शरई बीवियों का तो कोई शुमार ही नहीं, ताहम उसकी शरई बीवियों की तादाद भी कुछ ज़्यादा कम नहीं, जिनमें से बहुत सी बीवियों को तो वो 32 रुपये 8 आने हक महर देकर तलाक भी दे चुका है। लेकिन बहुत सी औरतें नुमायां या बड़े ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती थी, या बाज़ वैसे ही अच्छी शराइत पर नवाब से ब्याह दी गई थी। ग़र्ज़ ये कि इस तरह नवाब की औलाद का सिलसिला भी गोया लामहदूद सा ही है। उधर सरकार ने जब ज़रई इस्लाहात का गुगा मचाया और बड़ी जागीरें ज़ब्त होने की अफवाह गर्म हुई, तो नवाब ने जागीरें और जायदाद तकसीम करके
बकदर हिस्सा अपनी औलादों के नाम करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में उसके बाज सरकश बेटों और बेगमात का दबाव भी उस पर काफ़ी अरसे से बढ़ रहा था। जागीर वगैरह तकसीम होने के बाद नवाब की हालत कुछ ऐसी हो गई थी जैसे हाथी सुकड़ कर कुछ चूहा सा बन गया हो। हालांकि रुपए पैसे की अब भी उसके पास कोई कमी नहीं आई, लेकिन वो जो एक हविस होती है ना, बड़े बड़े खित्तों पर हुकूमत करने वालों की, बड़े बड़े इलाकों का हाकिम कहलाने की, वो इंसान को कभी भी कनात पर आमादा नहीं होने देती। यही हविस कबल तारीख के दौर से बादशाहों को दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई करने पर उकसाती रही थी, और यही हविस दर्जा बदर्जा निचली से निचली सतह तक न जाने किस रूप में मौजूद रहती है। एक तो इस हविस ने नवाब शराफत अली को बेचैन रखा होगा, और माफिया की फैमिली के तौर पर तकर्रुरी की पेशकश सुनकर उसकी तो राल टपक पड़ी होगी ना, क्योंकि फैमिली बनने का मतलब भी एक अलग ही अंदाज से इक्तदार हासिल करना था, और इसके साथ ही बेअंदाजा दौलत का दरिया भी बहता चला आता। फैमिली के इशारे पर बड़े बड़े काम होने लगते हैं, वो सियासत पर भी असरअंदाज होने लगती है। और ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि शराफत अली मिजाजन माफिया का आदमी लगता है। उससे तो शायद जिंदगी में कभी भूल कर भी कोई अच्छा काम सरजद नहीं हुआ था। मसलन उसके मुकाबले में खुद भी मैं बहुत ज़्यादा बुरा आदमी हूँ। मैं जो कुछ भी बना हूँ बहुत बुरे पेशे से बना हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे खुद ब खुद ही अंदर से कोई नेकी फूट पड़ती है। खुद शनासी से कता नज़र बताता हूँ कि मेरा हर बड़े शहर में किसी न किसी नाम से कोई ट्रस्ट भी मौजूद है, जिसकी आमदनी से बेवाओं और यतीमों को वजीफे मिलते हैं, गरीब तालिब इल्मों की फीसें अदा की जाती हैं। ऐसे ही एक ट्रस्ट की आड़ में मैंने बम्बई में कई साल पहले 800 नहायत सस्ते फ्लैट्स उन लोगों के लिए बनवा दिए थे जो फुटपाथ पर रिहाइश पजीर हुआ करते थे। ये ख्याल शायद मुझे इसलिए आया था कि मैं भी फुटपाथ पर पैदा हुआ था। बहरहाल हुकूमत ने सबसे पहला काम ये किया था कि इस प्रोजेक्ट के रफाही पहलू की तरफ ध्यान देते हुए उस पर तमाम मुरव्वजा टैक्स लगा दिए थे। बहरहाल मैं ये मिसाल इसलिए देता हूँ कि मुझ जैसे गुनाहगारों से भी कोई ना कोई कभी ना कभी अच्छा काम सरजद हो ही जाता है, लेकिन मैं निहायत वसूख से कह सकता हूँ कि नवाब शराफत अली से कोई अच्छाई गलती के तौर पर भी सरजद नहीं हुई होगी। नवाब की शरीफ औलादें अपने अपने हिस्से लेकर इधर उधर बिखर चुकी हैं। उसके कुछ बेटे बेटियां दूसरे ममालिक में रिहाइश पजीर हो चुके हैं। बहरहाल हमें शरीफ औलादों से कोई गर्ज नहीं, फसाद की जड़ नवाब और उसका बेटा ही है। वो तमाम धंधे जो माफिया करती है उनकी सरबराही में वो पेश होते हैं। उनके बहुत से आदमी मेरे आदमियों के हाथों और हमारे बहुत से आदमी उनके आदमियों के हाथों मारे जा चुके हैं। अब हमारे दरमियान एक गैंग वॉर चलती रहती है। हिंदुस्तान में अब ज़ेरे ज़मीन दुनिया में हम दो ही बड़ी ताकतें मौजूद हैं, और हम में चूँकि इत्तेहाद नहीं हो सकता, इसलिए हम में से कोई एक ही बाकी रहेगा। मेरा एक मसला ये भी है कि मेरे पास लड़ाका लोग तो बहुत ऊंचे दर्जे के मौजूद हैं, लेकिन ज़हीन आदमियों की मेरे पास बहुत कमी है। ऐसे लोग जो सरबराही कर सकें, सरबराही सिर्फ मुझे ही करना पड़ती है, क्योंकि कोई इस काबिल है ही नहीं। शुरू ही से मैंने अपना निज़ाम कुछ ऐसा बनाया था कि छोटे से छोटा मामला भी मेरी नज़र से गुजरे बगैर सरअंजाम ना पाए, लेकिन अब शायद कुछ ऐसी गड़बड़ है। यही निज़ाम अब मेरे लिए तकलीफदेह साबित होता है। तन्हा मेरी ज़ात अब तमाम महाज पर लड़ने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी साबित हो रही है। दूसरी बात यह है कि अगर इसी रफ्तार से मेरे आदमी मरते चले गए तो मेरे पास जो काम के आदमी बचे हैं वो भी रफ्ता रफ्ता मेरा साथ छोड़कर फरार होने लगेंगे। इन तमाम मसाइल में मैं क्या करूँगा? वो मेरी तरफ देखकर अजीब मजबूर से अंदाज में मुस्कुराया। इसीलिए मुझे तुम जैसे एक साथी की ज़रूरत पेश आती है। वो खामोश हो गया और अपने लिए एक नया जाम तैयार करने में मसरूफ़ हुआ। क्या तुम्हारे ख्याल में महज मेरा साथ मिल जाने के बाद तुम्हारे हालात में कोई इनकलाब आ जाएगा? मैंने उससे दरियाफ्त किया। हाँ, इतना तो मुझे यकीन है, उसने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मेरे वजदान ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया है और तुम्हें ये ऑफ़र दी। मैं हंस दिया, लेकिन वो बदस्तूर संजीदा रहा। फिर उसने जाम उठाते हुए मेरी तरफ देखा। क्या कहते हो तुम? वो अपनी आंखों को हर जज्बे से आरी रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखें बहुत ज़्यादा चुगलखोर दिखाई देती थी। उसकी आंखें भी चुगली खा रही थी कि वो उम्मीद व बीम की कैफियत में मुब्तला नजर आता है। चाहो तो चंद दिन गौर व खौज करके
जवाब दे देना। उसने मुझे जैसे एक मुश्किल से बाहर निकाला। मैं दिनों के हिसाब से गौर व खौस नहीं करता, मिनट के हिसाब से चलता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बल्कि बाज़ औक़ात तो फैसले पर पहुँचने में चंद सेकंड भी नहीं लगाता। एहसान मिर्ज़ा, तुमने दूसरी मर्तबा इतने खुलूस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है कि उसे कबूल ना करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। आज से तुम मुझे अपने दोस्तों में शुमार कर सकते हो। क्या वाकई? उसकी छोटी छोटी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने जाम शीशे की तिपाई पर पटक दिया और तकरीबन चीखते हुए बोला। मैंने अस्बात में सर हिलाया तो वो चीख मारकर उछला और कमरे के वस्त में जाकर कूदा। अंदाज वैसा ही था जैसे मैंने स्विमिंग पूल पर देखा था। उसकी चीख कतई गैर इंसानी मालूम होती थी और छलांग वो बंदर जैसी लगाता फिरता था। फिर वो मुहावरतन नहीं हकीकतन नाचने लगा। ये अजीब सा रक्स था, अफ्रीकी कबायली जिरगों जैसा। सख्ती से मुठ्ठियां भीजे वो बाजुओं को मजनूनाना अंदाज में झटके देता था और उछल उछल कर दोनों पांव जोर जोर से जमीन पर मारकर नीम दायरे में घूमता चला जा रहा था। बिलाशुबा वो एक अजीब आदमी था। जज्बात का इजहार या तो सिरे से करता ही न था और करता था तो इतना बेसाख्ता और भरपूर अंदाज के देखने वालों का खून भी गर्मा जाया करे। फिर वो हंसते हंसते बेहाल हो गया और कालीन पर लौटने लगा। उसके मुख्तसर से चेहरे पर नसें यूं उभर आईं कि मुझे अंदेशा महसूस होने लगा कि कोई नस अचानक से फट ही ना पड़े। बिल आखिर मैं अपने ऊपर काबू न रख सका। मैं उठकर उसके करीब पहुंचा, उसे कमर से पकड़कर किसी गुड्डे की तरह उठाया, हवा में 2-4 चक्कर दिए और एक झटके से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी हंसी अब थम चुकी थी। शुक्रिया, उसने नाक रगड़कर सूं सूं करते हुए निहायत संजीदगी से कहा और काउच पर आ बैठा। मेरी समझ में नहीं आता, वो मेरी तरफ देखते हुए बड़े फिक्रमंदाना लहजे में बोला कि अपनी ज़िंदगी के इस निहायत पुरमसरत मौके पर किस किस्म के जश्न का एहतमाम करूं। तुम ही कुछ बताओ, किसी किस्म की फरमाइश तो करो, कुछ कह के तो देखो। किसी जश्न वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने हाथ उठाकर हतमी लहजे में कहा। ये कोई फिल्मी सिचुएशन तो है नहीं, हमें सिर्फ काम की बात करनी चाहिए, सिर्फ काम की। ये बताओ, क्या तुम्हारे पास दुश्मनों का कोई सुराग भी है या नहीं? एक सुराग तो है, वो गाउन की जेबों में हाथ ठूंसते हुए बोला, लेकिन पूरी तरह यकीन नहीं कि वो कोई सुराग है भी या नहीं। फिर भी बताओ तो सही, मैंने कहा। बताने से पहले तुम्हें कुछ दिखाना पड़ेगा। वो उठते हुए बोला, मेरे साथ आओ। उस कमरे से निकलकर उसकी रहनुमाई में मैं एक और कमरे तक जा पहुंचा। कमरे में दाखिल होकर एहसान मिर्जा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ घुप अंधेरा था और एक हल्की सी खास बू बताती थी कि ये कमरा या तो सिरे से इस्तेमाल ही नहीं होता या फिर कभी कभार खोला जाता है। एहसान मिर्जा ने निहायत मध्यम से खटके से कोई स्विच दबाया और कमरे में रोशनी फैल गई। तब मैंने देखा कि वो मुस्ततील कमरा एक बाकायदा प्रोजेक्शन रूम था। उसकी एक दीवार के आगे बुलंदी पर एक काउंटर सा लगा हुआ नजर आ रहा था, जिस पर 3 मुख्तलिफ साइज के प्रोजेक्टर्स नस्ब थे। दाएं बाएं दोनों दीवारों पर नीचे से छत तक शेल्फ बने हुए नजर आ रहे थे, जिनमें गालिबन तरतीब से छोटे बड़े फिल्मों के डब्बे रखे गए थे। उस काउंटर से आगे 4 कतारों में कुछ आरामदेह कुर्सियां भी नस्ब थीं और फर्श बतदरीज नीचा होता जा रहा था। सामने वाली दीवार पर एक बाकायदा स्टेज सा बना था, जिस पर स्क्रीन लगी थी। स्क्रीन के गिर्द एक खास किस्म का स्याह फ्रेम नजर आता था। ये एडजस्टेबल फ्रेम था। गालिबन उसके जरिए खुदकार निज़ाम के तहत स्क्रीन छोटी या बड़ी करके कुछ देखा जा सकता था। वो मुझे साथ लिए काउंटर के पीछे जा खड़ा हुआ। काउंटर के नीचे हाथ डालकर उसने कोई खास दराज खोली और उसमें से एक डब्बा निकाला। डब्बे में 2 छोटी छोटी फिल्में मौजूद थीं। उसने एक फिल्म 8 mm के प्रोजेक्टर में लगाई। प्रोजेक्टर का स्विच ऑन करके उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। चंद लम्हे बाद हल्की सी सरसराहट के साथ प्रोजेक्टर चलने लगा और स्क्रीन रोशन हो गई। चंद सेकंड स्क्रीन सादा ही रही, फिर अचानक ही उस पर एक मंजर उभर आया। फिल्म रंगीन थी और ये मंजर किसी क्लब का भी हो सकता था और किसी घर में मुनक्किद होने वाली रक्स व सरूर की महफिल का भी हो सकता था। उसमें सिर्फ चंद जोड़े पुरजोश अंदाज में रक्स करते नजर आ रहे थे। उनके चेहरे तमतमा रहे थे। फिल्म के साथ साउंड नहीं थी, ताहम सिर्फ नजर आ रहा था कि रक्स मगरबी मौसीकी की धुन पर हो रहा था। गो के बेशतर जोड़े हिंदुस्तानी जोड़े नजर आते थे। 2-3 स्याह फाम लड़कियां भी नजर आती थीं। कैमरा हुजूम पर चंद लम्हे इधर उधर चकराता रहा।
پھر جیسے خاص طور پر چند جوڑوں پر ساکت ہو گیا۔ پھر میرے قریب ہی احسان مرزا کی آواز ابھری۔ یہ بمبئی ہی کے واک ان کلب کا منظر تھا۔ ان جوڑوں کے وسط میں نیلے سوٹ میں جو نوجوان پیلے سکرٹ والی ایک دیسی لڑکی کے ساتھ رقص کر رہا ہے نا، اسے غور سے دیکھنا۔ اب دیکھو، اس نوجوان کا چہرہ کبھی کبھار کیمرے کی طرف ہو رہا تھا، پھر جیسے کیمرہ اس کے کچھ زیادہ ہی قریب پہنچ گیا اور دیگر دو ایک جوڑوں کے ساتھ وہ مجھے واضح نظر آنے لگا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں اور بھورے بالوں والا ایک دراز قد اور وجیح نوجوان تھا۔ لڑکیاں بلا شبہ اس پر مرتی ہوں گی۔ اس کی ہم رقص قد میں اس سے کہیں زیادہ چھوٹی تھی، لیکن شاید اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے گلے میں جھول ہی جائے۔ وہ پارے کی طرح تھرکتی نظر آ رہی تھی۔ سب جوڑے رقص کرنے میں مگن تھے۔ دفتن اس نوجوان نے عجیب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی ہم رقص کو کوئی اشارہ کر دیا۔ وہ مخمور سے انداز میں مسکرائی، پھر وہ دونوں رقص کرتے ہوئے جوڑوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے غیر محسوس طور پر بھیڑ سے باہر نکل آئے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے اور کیمرہ ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ پھر فلم میں چند سیکنڈ کا وقفہ آیا، پھر جیسے کیمرے کے سامنے کوئی جالی سی آئی جو جلد ہی ہٹا دی گئی۔ وہ دونوں ایک بار پھر کیمرے کے سامنے تھے اور دونوں پر گویا شیطان سوار تھا، مگر پھر وہ ایک طرف کو مڑے اور کیمرے کی زد سے باہر نکل گئے۔ کیمرے نے ادھر ادھر تھوڑی سی حرکت کی، چند چیزیں اس کی زد میں آئیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کہیں بلندی سے کسی کمرے کا منظر گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کوئی رکاوٹ درمیان میں حائل تھی۔ بالآخر اسکرین تاریک ہو گئی۔ اس نوجوان کی صورت ذہن نشین ہو گئی نا؟ احسان مرزا نے مجھ سے پوچھا۔ ہمیشہ کے لیے، میں نے جواب دیا۔ اب ذرا یہ دوسری فلم دیکھو۔ اس نے پروجیکٹر کے بلب کی مدھم سی روشنی میں فلم تبدیل کر دی۔ اس بار 8 mm کی چھوٹی سی اسکرین پر جو فلم شروع ہوئی وہ بلیک اینڈ وائٹ تھی۔ پہلے چند ٹنڈ منڈ درخت دکھائی دینے لگے جن پر صرف برف جمی نظر آتی تھی۔ پھر اچانک ہی کیمرہ کسی لمبے اور نیم تاریک سے ہال میں پہنچ گیا۔ یہ ہال کسی خانقاہ سے مشابہ تھا۔ اس کی دیواروں پر مشعلیں روشن تھیں۔ یہ ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کچھ دوزانوں بیٹھے تھے اور کچھ اکڑوں بیٹھے تھے۔ ان کے سروں پر مختلف بناوٹ کی اونی یا فرقی ٹوپیاں پڑی تھیں۔ ان کے لباس کا کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجموعی طور پر وہ حلیے سے پٹھان معلوم ہوتے تھے، لیکن پٹھان نہیں تھے۔ ان میں سے جتنی بھی شکلیں واضح نظر آ رہی تھیں وہ نیپالی صورتیں معلوم ہوتی تھیں۔ کیمرہ ان پر سے ہوتا ہوا ایک بہت بڑے سٹیج نما حصے پر جا کر ٹھہر گیا۔ سٹیج پر 2 بڑی بڑی انگیٹھیاں روشن تھیں جن سے کثیف سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ ان کے درمیان 2 پستہ قد لیکن تناسب اور خوبصورتی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی 2 لڑکیاں ہاتھوں میں تھال اٹھائے سر جھکائے کھڑی نظر آتی تھیں۔ ان کے جسموں پر منی سکرٹ سے مشابہ سفید لبادے پڑے تھے جو بظاہر بغیر سلے ہی معلوم ہوتے تھے۔ ان کے کھلے بال شانوں پر بکھرے نظر آتے تھے۔ ان کے درمیان ایک شخص زمانہ غار کے سے انسانوں کا انداز لیے ریچھ کی کھال کا مختصر سا لباس پہنے آلتی پالتی مارے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس کا سر اور شاید بھویں بھی مڈی ہوئی تھی اور اس کے گول مٹول چہرے پر بڑی بڑی سرخ آنکھیں کچھ زیادہ نمایاں نظر آتی تھی۔ بالوں سے بے نیاز اس کا بڑا سا سر اور سفید سفید چہرہ کسی بہت بڑے انڈے سے مشابہ نظر آتا تھا۔ اس کا جسم کثرتی اور چوڑا چکلا تھا۔ وہ ہاتھ گود میں ٹکائے بیٹھا تھا اور اس کے بازوؤں کی مچھلیاں نمایاں نظر آتی تھی۔ اس کے گلے میں موٹے موٹے منکوں کی کئی مالائیں پڑی نظر آتی تھیں۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ دھیرے دھیرے اس کے ہونٹ کی حرکت میں تیزی آتی چلی گئی اور اس کے گوشوں سے کف سا بہنے لگا۔ پھر اس نے بڑے جوشیلے سے انداز میں بازو ہلا کر سوالیہ نظروں سے حاضرین کے ہجوم کی طرف دیکھا۔ کیمرہ ہجوم کی طرف مڑا۔ لوگ جوش و خروش سے بازو ہلا کر کچھ کہہ رہے تھے۔ انداز کسی کی تائید میں نعرے لگانے جیسا ہی تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ اٹھ کر کھڑے بھی ہو گئے۔ کیمرہ ایک بار پھر سٹیج کی طرف مڑ گیا تھا۔ وہ شخص مشفقانہ انداز میں دونوں بازو ہلا ہلا کر انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ کرتا نظر آ رہا تھا۔ پھر غالباً اس خانقاہ نما ہال میں سکوت چھا گیا تھا اور وہ سر منڈا انسان آنکھیں بند کر کے یوں دائیں بائیں سر ہلانے لگا تھا جیسے وجد میں آ گیا ہو۔ اس کے دائیں بائیں دونوں لڑکیاں جو بت کی طرح ساکت کھڑی تھی دھیرے دھیرے جیسے ان میں جان پڑنے لگی۔ پہلے انہوں نے تھرکنا شروع کیا، پھر وہ باقاعدہ رقص کرنے لگیں۔ اس
धुंधली सी ब्लैक एंड वाइट फिल्म की सूरत में भी ये रक्स देखकर मेरे जिस्म में जैसे चूंटियां सी दौड़ने लगी। थाल अब भी लड़कियों के हाथों में ही थे, कभी वो उसे दाएं हाथ पर टिका लेती और कभी बाएं हाथ पर। उनमें से बार बार किसी चीज की मुट्ठी भर भर कर वो हाजरीन की तरफ तेजी से उछालती भी जा रही थी। न जाने वो क्या चीज थी। स्क्रीन पर सिर्फ चनों से मुशाबे कोई चीज नजर आ रही थी। फिल्म यकलख्त खत्म हो गई। एहसान मिर्जा ने प्रोजेक्टर को बंद कर दिया, लाइट ऑन की और मेरा हाथ थामकर काउंटर के उकब से निकल आया। चंद लम्हे बाद हम दोबारा उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे। एहसान मिर्जा ने अपना वही जाम उठा लिया जो उसने खुशी में मेज पर पटक दिया था और जो आधे से ज्यादा छलक भी चुका था। मैं बैठ चुका तो उसने एक घूंट हलक से नीचे उतारते हुए मुझसे पूछा, इन दोनों फिल्मों में तुम्हें सबसे खास बात क्या नजर आई? जरा बताओ तो सही। यही कि बम्बई के एक मॉडर्न क्लब में 3 पीस सूट पहनकर रक्स करने वाला और जमाने गार के इंसानों की तरह खाल लपेटकर स्टेज पर बैठा हुआ वो शख्स एक ही था। मैंने जवाब दिया, बहुत खूब, बहुत खूब। वो अपनी रान पर तकरीबन हाथ मारकर चिल्लाया, तुम बिलाशुबा एक बेमिसाल इंसान हो। इस हकीकत को शायद ही कोई महसूस कर पाता। रंगीन फिल्म तकरीबन 4 साल पहले बनाई गई और ब्लैक एंड वाइट फिल्म 1 साल से ज्यादा पुरानी नहीं। सही अरसे का तयन बहरहाल अभी भी नहीं किया जा सकता। ये फिल्में मुझ तक कैसे पहुंची या क्यों और कैसे बनाई गईं, ये एक अलहदा और तवील कहानी है जिसे हम फिलहाल बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। रंगीन फिल्म में तुमने जिस सूटेड बूटेड नौजवान को देखा था उसका नाम हशमत अली खान है। ये नवाब शराफत अली खान की सबसे पहली बीवी का सबसे बड़ा बेटा है। मैं भी तकरीबन पुरयकीन हूँ कि दूसरी फिल्म में नजर आने वाला शख्स बेपनाह मुख्तलिफ नजर आने के बावजूद दर हकीकत यही है। लेकिन जब मैं ये बात देखता हूँ ना और गौर करता हूँ कि 3 साल या इससे भी कम अरसे में ये काया कैसे पलट गई, वो इस मकाम पर कैसे पहुंचा जहाँ की वो तस्वीर है और वहाँ उसने इतने गहरे पंजे क्यों कर गाड़े, तो फिर मेरा यकीन मुतजलजल होने लगता है कि वो नवाबजादा हशमत अली खान ही है। दूसरी फिल्म में तुमने जो हॉल सा देखा था वो एक इबादतगाह है। इतना तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा। ये इबादतगाह एक ऐसी छोटी सी वादी में वाक़े है जिसे आबाद हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। नेपाल की सरहद के करीब वाक़े ये वादी एक प्याले की सी शक्ल में मौजूद है। उसके 3 अतराफ में बुलंदोबाला पहाड़ों की दीवारें हैं। अंदर जाने और बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद है। पत्थरों को तराश कर बनाई गई ये सड़क सिर्फ 14-15 मील लंबी है और वीरानों और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर उस तक पहुंचा भी जा सकता है। हिंदुस्तानी नक्शे के मुताबिक तो ये इलाका हिंदुस्तान की ही मलकियत है, लेकिन दर हकीकत ये तिब्बत, नेपाल और हिंदुस्तान के दरमियान फैली हुई उस कटी फटी सी पट्टी में शामिल है जहां इन तीनों इलाकों के मातूब बल्कि कभी कभी रेड चाइना के बागी भी आ घुसते हैं और बरसों यहाँ के पुरपेच पहाड़ों या वादियों में रूपोश रहते हैं।